एवरीवन, आज हम करेंगे 4th क्लास की हिंदी की जो न्यू बुक आई है वीणा, उसका चैप्टर नंबर 8। इससे पहले हम इसके 7 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। आप जाके वो वीडियोस भी देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज हम करेंगे चैप्टर 8 और इस चैप्टर में है ओणम के रंग। ओणम क्या होता है? ओणम एक त्योहार है जो केरल में मनाया जाता है। तो आज हम इस त्योहार के बारे में जानेंगे कि इसकी क्या विशेषता है, कैसे ये मनाया जाता है और प्रकृति में इस तरीके का जो त्योहार मनाया जाता है वो किस तरीके से लोगों को एक दूसरे से जोड़ता है। तो आज हम इसमें चैप्टर में पढ़ेंगे। तो चलिए इस चैप्टर को शुरू करते हैं। यह चित्र ओणम के त्योहार पर आयोजित नौका दौड़ का है। नौका दौड़ यानी कि तो जब ये त्योहार आता है ओणम का, तो उस समय केरल में इस तरीके की जो नाव होती है उस पर रेस लगाई जाती है। नौका दौड़ यानी कि इसमें इस जैसे ये येलो है, ये रेड है, तो इसमें क्या होती है, रेस लगाते हैं कि कौन सी नाव जीतेगी। तो ये क्या है, इस तरीके से त्योहार ये मनाया जाता है यहाँ पे नौका दौड़ से। केरल राज्य का एक स्थान है आरन्मुला। कहाँ पे है ये? केरल राज्य में। ओणम के त्योहार पर यहाँ नौका दौड़ आयोजित की जाती है। नाव की इस प्रतियोगिता को देखने के लिए हजारों लोग एकत्रित होकर आनंद लेते हैं। तो क्या होता है, ओणम के जिस दिन त्योहार होता है उस दिन ये जो नौका प्रतियोगिता यानी कि नाव की जो प्रतियोगिता है ये आयोजित की जाती है। तो इसको देखने के लिए बहुत सारे लोग आते हैं, आनंदित होते हैं, खुश होते हैं। यानी कि नौका दौड़ के साथ साथ ओणम के और भी बहुत से आकर्षण हैं। तो आइए ओणम के रंगों का आनंद लेते हैं। तो एक तो ये खासियत है कि ओणम के त्योहार वाले दिन नौका दौड़ प्रतियोगिता होती है और भी बहुत सारी चीजें इस दिन की जाती हैं। तो आइए इस चैप्टर में देखेंगे हम। रंग बिरंगे फूल चुने हम, रंग बिरंगे फूल चुने। सुबह सुबह बच्चे नहा धोकर हाथ में टोकरी लिए लाल पीले सफेद फूल तोड़ने के लिए बाग बगीचों में निकल पड़े। अब जिस दिन त्योहार है उस दिन बच्चे क्या कर रहे हैं, सुबह सुबह नहा लिए और टोकरी लेकर लाल पीले सफेद फूल लेने के लिए निकल पड़े। सूर्योदय होते ही बच्चों ने अपने अपने घर के आंगन को गोबर से लीपा और फिर आंगन में पुक्कलम फूलों की रंगोली बनाई। क्या था? सूर्योदय। जैसे ही सूर्य आया, सूर्य का उदय हुआ, वैसे ही सारे बच्चे नहा धो के तैयार हो गए और उन्होंने अपने घर में जो आंगन है, पहले क्या होता था, इस तरीके के फर्श नहीं होते थे, तो उसको क्या करते थे, गोबर से लीपा जाता था। ठीक है, और गोबर से लीपने के बहुत फायदे होते हैं, कोई कीड़ा नहीं होता है। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चे वो लीपते थे और आंगन में फूलों की रंगोली बनाते थे। इसी के साथ केरल में ओणम का त्योहार शुरू हो गया। अब क्या होता है, केरल में ओणम का त्योहार इस तरीके से शुरू होता है। वर्षा के बादल छटते ही ठंडी ठंडी तेज हवाएं थम जाती हैं और केरल का प्राकृतिक सौंदर्य निखर उठता है। आपने देखा होगा जब बारिश होती है ना, बारिश रुकने के बाद जो सारा मौसम होता है, सब कुछ कितना साफ साफ दिखता है। पत्ते जो होते हैं पेड़ के वैसे धूल से हो जाते हैं, लेकिन बारिश के बाद एकदम हरे हो जाते हैं, चिड़िया चहचहाने लगती है, बिल्कुल सब कुछ ऐसा लगता है नया सा हो गया। तो ऐसे ही कह रहे हैं कि बादल छटते ही हवाएं थम गई और प्राकृतिक सौंदर्य एकदम निखर उठा। पूर्व दिशा में सह पर्वत के पीछे से जब सूर्य निकलता है तो पश्चिमी घाट पर समुद्र की लहरें चमकने लगती हैं और समुद्र तट की रेत के कण दमकने लगते हैं। तो जो केरल है, इस तरीके से हमारा भारत का मैप है, ये है हमारा पश्चिमी तट और ये है हमारा पूर्वी तट। तो जो केरल है वो यहाँ पर है, पश्चिमी तट पर। तो कह रहे हैं जैसे ही इस पर्वत सह पर्वत के पीछे से जैसे ही सूर्य निकलता है तो पश्चिमी तट पर समुद्र की लहरें, यहाँ पे जो समुद्र है उस पे जो लहरें आती हैं, उस पे सूर्य की जब रोशनी पड़ती है तो वो पूरा समुद्र तट कैसा होता है, चमकीला सा लगने लगता है। और समुद्र के किनारे रेत होती है। आपने देखा होगा जो रेत होती है, सूर्य की जब रोशनी उस पर पड़ती है तो वो चमकती है, ऐसा लगता है जैसे वहां पे कुछ चमकनी चीज है। तो ऐसे कह रहे, तो रेत के कण दमकने लगते हैं। हल्की हल्की बयार की झोंकों से नारियल के पेड़ों के पत्ते लहलहाने लगते हैं। हल्की हल्की बयार, बयार यानी कि हवा, धीरे धीरे जब हवा चलती है तो वहां पे जो केरल है, समुद्र है, वहां पे समुद्र के किनारे नारियल के पेड़ होते हैं। तो वहां पे क्या है, यानी कि केरल में नारियल के पेड़ हैं, तो उसके जो पत्ते हैं, आप पिक्चर में भी देख सकते हैं इस तरीके से, तो उसके जो पत्ते हैं वो क्या होते हैं, लहराने लगते हैं। नदी का निर्मल और स्वच्छ जल वातावरण को सुंदर बना देता है। तो वहां पे जो नदी है वहां का एकदम साफ सुथरा जल क्या करता है, पूरे वातावरण को सुंदर बना देता है, देखने योग्य बना देता है। तरह तरह के चहचहाते पक्षी आसमान में उड़ते हुए अटखेलियां करते हैं।
तो जब बारिश बंद हो जाती है तो देखते हो आप बहुत सारे पक्षी निकल आते हैं और उनकी अलग अलग तरह तरह की आवाज होती है। तो ऐसे यहाँ लिखा है कि तरह तरह के पक्षी वहां आ जाते हैं, चहचहाने लगते हैं, आसमान में उड़ते हैं, अटखेलियां करते हैं। रंग बिरंगी तितलियां खिले फूलों पर मंडराती दिखाई देती हैं। फूल भी एकदम खिल जाते हैं, बारिश के बाद एक एक पत्ता जो होता है पौधे का बिल्कुल नया हो जाता है, फूल भी बिल्कुल इतना खिल जाता है। तो कह रहे हैं कि जैसे ही फूल भी खिल जाते हैं तो उस पे जो रंग बिरंगी तितलियां मंडराने लगती है, उसके आगे पीछे घूमती हैं। ऐसा लगता है मानो प्रकृति केरल वासियों के महोत्सव के ओणम के स्वागत की पूरी तैयारी कर चुकी है। तो इस सारे प्राकृतिक सौंदर्य को देखकर ऐसा लगता है कि लोगों से पहले प्रकृति ने ओणम के त्योहार की तैयारी कर ली है। किसान उपज काट चुके हैं और खलिहानों में धान भरे हैं। जो किसान हैं, अब बारिश बंद हो गई है तो किसान ने जो उनकी जो खेत जो उपज थी वो पूरी हो गई, वो काट चुके हैं और खलिहानों में धान भरे हैं। खलिहानों यानी कि जहाँ पे धान रखने की जगह होती है, जहाँ पे अनाज को सुरक्षित रखा जाता है, तो वहां पे क्या है, धान भरे हुए हैं। नेक्स्ट है, कहा जाता है कि ओणम का त्योहार एक पौराणिक कथा पर आधारित है। पौराणिक कथा क्या होती है, जो पुराण से ली गई है, यानी कि जो बहुत पुरानी है। तो प्राचीन काल में महाबली नाम के एक राजा थे। तो आप देखते हैं जो ओणम का त्योहार यहाँ पे क्यों मनाया जाता है, उसके पीछे कहानी क्या है, क्यों इस तरीके से लोग इतने उत्साह के साथ इसे मनाते हैं। तो पढ़ते हैं। तो क्या कह रहे हैं, पौराणिक कथा पर आधारित है। प्राचीन काल यानी कि बहुत पुराने समय की बात है। महाबली नाम के एक राजा थे। कौन थे, महाबली नाम के, जो केरल पर शासन करते थे। तो केरल के राजा थे कौन, महाबली, वो केरल पे शासन करते थे। उनका राज्य पृथ्वी, स्वर्ग और पाताल लोक तक फैला हुआ था। यानी कि जो उनका राज्य था वो इतने बड़े राजा थे कि उनका जो राज्य था तीनों लोकों में फैला हुआ था। कहाँ पे, पृथ्वी पर भी था, स्वर्ग में भी था और पाताल लोक में भी था। महाबली के राज में लोग पूरी तरह प्रसन्न थे। तो जहाँ के वो राजा थे केरल के, तो केरल के जितने भी लोग थे वो सब अपने राजा से बहुत खुश थे। एक दिन महाविष्णु वामन का रूप धारण करके राजा महाबली के पास पहुंचे और 3 पग भूमि की याचना की। वामन देख रहे हो पिक्चर में, देखो आप, तो इस तरीके से एक छोटा से बच्चे का रूप धर के और कैसे ब्राह्मण रूप धर के, तो कौन, भगवान विष्णु उनके पास जाते हैं, महाबली राजा के पास, और कहते हैं कि मुझे 3 पग भूमि चाहिए। 3 पग यानी कि जहां जहां मैं पैर रखूं उतनी भूमि चाहिए, 3 पैर रखो जहां पे। महाबली ने इस तुच्छ दान की तुरंत स्वीकृति दे दी। तुच्छ यानी कि छोटा सा दान। महाबली ने सोचा अरे ये छोटा सा बच्चा है और क्या मांग रहा है, ब्राह्मण रूप धर के आया है और क्या मांग रहा है, सिर्फ 3 पग भूमि मांग रहा है, यानी कि 3 जगह वो पैर रखेगा उतनी भूमि मांग रहा है। कहते ठीक है ले लो। महाविष्णु ने तत्काल अपना वामन रूप त्याग दिया और त्रिविक्रम बनकर ब्रह्मांड तक फैल गए। इतना कहते ही महाबली ने क्या कही थी कि उन्हें स्वीकृति दे दी, ठीक है दान ले लो। इतने कहते ही वो जो वामन रूप धर के जो आया था वो क्या करते हैं, उन्होंने अपना रूप त्याग कर महाविष्णु बन गए। इतने बन गए, त्रिविक्रम बनकर ब्रह्मांड तक फैल गए, पूरे ब्रह्मांड में फैल गए। उन्होंने 2 पग से स्वर्ग, भूमि और पाताल को नाप लिया। उन्होंने सिर्फ 2 पैर रखे और 2 पैर में ही उन्होंने पूरी तो स्वर्ग नाप दिया, भूमि नाप दी और पाताल लोक भी नाप दिया। और उनके तीसरे पग रखने के लिए कोई जगह शेष ही नहीं बची। अब कोई जगह ही नहीं बची। अब वो जो महाबली राजा थे वो तो 3 लोक के थे। कहाँ के थे, एक तो थे स्वर्ग, भूमि और पाताल के, यही 3 जगह थी। वहां पे उन्होंने 2 पैर रख दिए। अब रह गया था उनका तीसरा पैर। अब वो कह रहे कि मैं तीसरा पैर कहाँ रखूं। इस पर उन्होंने महाबली की ओर प्रसन्नात्मक दृष्टि से देखा। तो कैसे देखा उन्होंने, अब कहा कि मेरा तो तीसरा पैर कहाँ रखूं मैं। तो ऐसा करते एक तरीके से क्वेश्चन मार्क के तरीके से उन्होंने महाबली राजा की तरफ देखा। तो महाबली ने महाविष्णु का तीसरा पग रखने के लिए अपना सिर झुका दिया। तो महाबली राजा बोले कि आप अपना तीसरा पैर मेरे सर पे रखो। आप पिक्चर में देख सकते हैं, इस तरीके से उन्होंने सिर झुका दिया उनके आगे और कहा कि अपना तीसरा पैर मेरे सर पे रख दो। महाबली के इस व्यवहार से प्रसन्न होकर महाविष्णु ने महाबली को पाताल लोक का राज्य सौंप दिया। तो इस तरीके से उन्होंने जब कहा ना अपना सर झुका के कि ये सर जो पैर है मेरे सर पे रख दो, तो उनके इस व्यवहार से जो महाविष्णु थे वो बहुत खुश हो गए और उन्होंने पाताल लोक का राज्य महाबली को दे दिया। महाबली ने पाताल जाने के पहले एक याचना की। तो जो महाबली राजा थे उन्होंने पाताल जाने से पहले एक रिक्वेस्ट की, याचना की
कि वर्ष में एक बार उन्हें अपनी प्रजा से मिलने के लिए धरती पर आने की अनुमति दी जाए। तो वो कहते हैं कि वर्ष में, पूरे साल में मैं एक बार अपनी प्रजा से मिलने धरती पर आऊं, इसकी मुझे आज्ञा चाहिए, अनुमति चाहिए। महाविष्णु ने महाबली की इस मांग को स्वीकार कर लिया। तो जो विष्णु जी थे उन्होंने महाबली की इस मांग को स्वीकार कर लिया, ठीक है आप आ सकते हो। जनता की मान्यता है कि तब से महाबली अपनी प्रजा को देखने के लिए वर्ष में एक बार केरल आते हैं। अब जनता, ये जो वहाँ के लोग हैं वो ये मानते हैं कि जो ओणम का त्योहार है, इस दिन महाबली जो राजा है अपनी प्रजा से मिलने के लिए एक बार केरल में जरूर आते हैं। महाबली के स्वागत के लिए इस दिन को केरल के लोग ओणम के त्योहार के रूप में हर वर्ष मनाते चले आ रहे हैं। तो महाबली राजा अपने राजा के स्वागत के लिए वहाँ के जो लोग हैं इस केरल में, तो केरल के लोग जो है ओणम के त्योहार के रूप में हर साल इस ओणम को ऐसे मनाते कि इस दिन हमारे जो राजा है महाबली हमसे मिलने आएंगे। श्रावण महीने के श्रावण नक्षत्र के दिन ओणम का त्योहार आता है। श्रावण यानी कि सावन का जो महीना, जिस बारिश होती है, तो सावन के महीने में श्रावण नक्षत्र के दिन ओणम का त्योहार आता है। प्रत्येक वर्ग के लोग अपनी चिंताओं और दुख दर्द को भूलकर बहुत धूमधाम से इस पर्व यानी त्योहार को मनाते हैं। महाबली के शासन से संबंधित एक सुंदर लोकगीत लोगों के होठों पर अब भी जीवित है। तो महाबली के शासन के समय एक सुंदर लोकगीत गाया जाता था जो लोग आज तक गाते हैं। तो देखो, महाबली के राज में सब जन एक समान, दुख दरिद्रता का नाम नहीं, डाका नहीं, धोखा नहीं, झूठे वचन कोई नहीं, जाली तराजू नहीं, नाप में कमती नहीं। क्या कह रही है? महाबली के राज में, जो महाबली उनके राजा थे, उनके राज में सब जन यानी कि जितने भी लोग थे सब एक समान थे, कोई ऊंच नीच नहीं थी, गरीब अमीर नहीं था, सबके लिए जो राजा की नजर में सब एक समान थे। दुख दरिद्रता का नाम नहीं था, दुख नहीं थी, किसी को कोई पीड़ा नहीं थी, दरिद्रता यानी कि गरीबी नहीं थी, डाका नहीं था, लोग एक दूसरे के घर चोरी नहीं करते थे, धोखा नहीं देते थे, झूठे वचन कोई नहीं कहता था, मतलब किसी से झूठ बोल के कोई काम करवा लिया ऐसा नहीं होता था, जाली तराजू नहीं थे, और क्या था, नाप कमती नहीं थी, जितना सामान तोला जाता था उतना ही दिया जाता था और उतने ही पैसे लिए जाते थे। छल कपट का प्रपंच नहीं, हर कहीं प्रेम प्रसन्नता छा रही, कोई भी एक दूसरे से छल कपट नहीं करता था, हर तरफ क्या थे, एक दूसरे से लोग मिलजुल कर प्रेम पूर्वक रहते थे। तिरुवोणम के दिन बड़े सवेरे सब लोग महाबली के स्वागत के लिए तैयार हो जाते हैं। तिरुवोणम के दिन, उस दिन क्या बोलते हैं, उस दिन को उन्होंने बोला है तिरुवोणम। घर का हर सदस्य परिवार की मुखिया के हाथ से नए कपड़े लेकर पहनता है। फिर सभी लोग ओणम मनाने की तैयारियों में जुट जाते हैं। क्या कहते हैं, घर के जो मुखिया है, घर के जो भी बड़े हैं, किसी के घर में सबसे मुखिया उनके दादाजी होते हैं, किसी के घर में पापा होते हैं, तो क्या कहते हैं, जो घर के जो सबसे मुखिया है वो सबको नए कपड़े देते हैं। फिर उस दिन वो नए कपड़े पहन के सारे लोग और ओणम मनाने की तैयारियों में जुट जाते हैं। तो वो क्या करते हैं उस दिन, जैसे कि फूल को एकत्रित करना, विष्णु और महाबली की मूर्तियों को सजाना आदि। इन मूर्तियों के सामने ऊंचे ऊंचे दीपदान जलाकर रखे जाते हैं। तो जो मूर्तियां लगाई जाती हैं, जैसे आप दिया जलाते हो ना, वैसे एक दीपदान होता है वो जो बड़ा होता है, तो वो जला के रखे जाती हैं। चावल के आटे और नन्हे नन्हे सफेद द्रोण फूलों से मूर्तियों को सजाया जाता है। यहाँ देखो, चावल का आटा, चावल को पीस के पानी में भिगो के उसका आटा सा तैयार किया जाता है, फिर उनको सजाया जाता है। और नन्हे नन्हे सफेद द्रोण फूल, यहाँ क्या बोला है, द्रोण फूल, पुष्प यानी कि फूल से उन मूर्तियों को सजाया जाता है। ओणम की भोज में चावल, सब्जियां, खीर, पापड़ और कई प्रकार के स्वादिष्ट फल होते हैं। तो ये सब चीजें भी बनाई जाती है त्योहार वाले दिन। ओणम के उपलक्ष्य में विशेष प्रीति भोज भी आयोजित किए जाते हैं। प्रीति भोज क्या होती है, प्रीति भोज होती है जिसमें लोग आपस में मिलजुल कर खाते हैं प्रेम पूर्वक। प्रीति भोज के बाद लोग अपनी अपनी रुचि के अनुसार खेलकूद, कविता प्रसंग, गीत, नृत्य में हिस्सा लेते हैं। फिर पहले तो वो खाना खा लेते हैं, जब खाना पूरा हो जाता है उसके बाद जिसमें जिसका इंटरेस्ट होता है वो क्या करते हैं, कुछ खेलकूद आयोजित किए जाते हैं, कविता प्रसंग होती है, गीत गाए जाते हैं, नृत्य यानी कि डांस किया जाता है। केरल के विशेष खेलों जैसे कि तलपंतुकली या टुकली में तथा ताश, शतरंज आदि में पुरुष रुचि रखते हैं। तो इस तरीके के वहाँ पे गेम्स खेले जाते हैं। ओणम के त्योहार का एक प्रमुख आकर्षण नौका विहार है। नौका विहार यानी कि वहाँ पे एक आयोजित की जाती है दौड़, कैसी, नाव वाली दौड़, वो बहुत ज्यादा वहाँ की फेमस है।
आरनमूला नामक स्थान पर नाव की प्रतियोगिता देखने के लिए हजारों लोग इकट्ठे हो जाते हैं। तो केरल में एक जगह है आरनमूला, वहां पे ये प्रतियोगिता की जाती है। केरल में कई जगह सुप्रसिद्ध नृत्य कथकली का भी आयोजन होता है। केरल का जो राज्य जो वहाँ का डांस है, फेमस स्टेट डांस जिसे कहते हैं, वो है कथकली। एक और है मोहिनीअट्टम। तो दो डांस है जो केरल में किए जाते हैं। ये आपका एक जीके का क्वेश्चन बनता है जो आपसे कभी भी पूछा जा सकता है। तो आपको याद होना चाहिए केरल में दो डांस है जो सुप्रसिद्ध है, वहाँ के स्टेट डांस भी है कथकली और मोहिनीअट्टम। तो वहाँ पे इसका आयोजन किया जाता है। महिलाओं और लड़कियों के अपने नृत्य और खेल होते हैं। तो लड़कियों और महिलाओं के अलग अलग अपने नृत्य और खेल होते हैं। तुम्बितुल्ल और कैकोटिकली और झूला झूलना, ठीक है, इस तरीके के। कैकोटिकली भी ये गेम होता है एक तरीके का, ये खेलते हैं और झूला झूलते हैं। विश्वास किया जाता है कि तिरुवनम के तीसरे दिन महाबली पाताल लोक लौट जाते हैं। तो उनका ऐसा विश्वास है कि तिरुवनम के जो तीसरा दिन आता है उस दिन महाबली जो उनके राजा है वो अपने पाताल लोक में चले जाते हैं। इसलिए तिरुवनम के दिन आंगन में बनाई गई कलाकृतियां महाबली के चले जाने के बाद ही हटा ली जाती है। तो उस समय जो कलाकृतियां बनाई जाती थी ओणम के त्योहार वाले दिन, तो तीसरे दिन क्या करते हैं, उन मूर्तियों को भी हटा लेते हैं। केरल वासी बीते हुए ओणम की मधुर यादों और अगले ओणम की प्रतीक्षा के साथ अपने अपने कार्यों में लग जाते हैं। इस बहुत खुशी से धूमधाम से ओणम त्योहार मनाने के बाद फिर क्या करते हैं, अगले साल ओणम की प्रतीक्षा के साथ साथ वो सभी अपने कार्य में लग जाते हैं। तो कितनी अच्छी सी स्टोरी थी। ये किसने लिखी? तो आपकी ये सुंदर सी कहानी लिखी थी केसी नायर जी ने। सबसे पहले आप इस कहानी को पहले खुद पढ़ेंगे फिर वीडियो देखना। अब सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमने इस कहानी से क्या सीखा, फिर इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे और नए शब्द करेंगे। तो चलिए पहले देखते हैं हमने इस कहानी से क्या सीखा। तो हमने इस कहानी से सीखा, पाठ में प्रकृति के उल्लासपूर्ण रूप का सुंदर वर्णन किया गया है। बारिश के बाद चारों ओर हरियाली छा जाती है, फूल खिलते हैं और वातावरण में उत्सव का माहौल बन जाता है। ये त्योहार मिलजुल कर प्रेम और उल्लास के साथ मनाने का संदेश या मैसेज हमें देता है। अब इसके नए शब्द देखते हैं। त्योहार होता है पर्व या उत्सव, इसको दोनों कह सकते हैं। प्राकृतिक होता है नैसर्गिक या स्वाभाविक, सुंदर, मनोहर, आकर्षक या रमणीय। राजा नरेश, भूपति या सम्राट। प्रजा, जनता या नागरिक। वर्षा, बारिश या मेघ वर्षा। पाताल, अधोलोक या रसातल। भूमि, धरती, जमीन, पृथ्वी। नौका, नाव या डोंगी। भोज, दावत या प्रीति भोज। मूर्ति, प्रतिमा या विग्रह। स्वागत, अभिवादन या आदर। खिलखिलाना, हंसना या मुस्कुराना। चमकना, धमकना या झिलमिलाना। हवाएं होती हैं वायु या पवन। ठीक है, तो ये थे इसके नए शब्द। अब क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। सबसे पहले है बातचीत के लिए। प्रश्न पहला है, ओणम का त्योहार कब मनाया जाता है? तो आपको बताना है कि ये जो त्योहार है आप कब मनाया जाता है। तो ओणम का त्योहार श्रावण महीने के श्रावण नक्षत्र के दिन मनाया जाता है। प्रश्न दूसरा है, ओणम का त्योहार किस पौराणिक कथा पर आधारित है? तो ओणम का त्योहार राजा महाबली और भगवान विष्णु के वामन अवतार की पौराणिक कथा पर आधारित है। प्रश्न तीसरा है, आप कौन कौन से त्योहार मनाते हैं? तो मैं दीपावली, होली, रक्षाबंधन, दशहरा, जन्माष्टमी और गणेश चतुर्थी जैसे त्योहार मनाता या मनाती हूँ। प्रश्न चौथा है, आपको कौन सा त्योहार सबसे अधिक अच्छा लगता है और क्यों? तो इसका आंसर है, मुझे दीपावली का त्योहार सबसे अधिक अच्छा लगता है क्योंकि इस दिन घर को दीपों और रंगोलियों से सजाया जाता है, मिठाइयां बांटी जाती हैं और चारों ओर खुशी का माहौल होता है। प्रश्न पांचवा है, त्योहार वाले दिन आप क्या क्या करते हैं? त्योहार के दिन मैं सुबह जल्दी उठकर नहाता या नहाती हूँ, नए कपड़े पहनता हूँ और घर की साफ सफाई व सजावट में भाग लेता हूँ। फिर मैं मिठाइयाँ बनाता या बनाती हूँ और परिवार तथा मित्रों के साथ मिलकर पूजा और उत्सव मनाता हूँ। फिर है पाठ के भीतर। प्रश्न पहला है, इसमें प्रश्नों के सटीक उत्तर के सामने सूरज का चित्र बनाइए। प्रश्न का है, बच्चों की किन गतिविधियों से पता चलता है कि ओणम का त्योहार आरंभ हो गया है? तो पहला इसमें बच्चे सुबह सुबह नहा धो लेते हैं, बच्चे उपज की कटाई में सहायता करते हैं, बच्चे आंगन में
पुक्कलम या फूलों की रंगोली बनाते हैं। बच्चे समुद्र तट पर घूमने के लिए जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 3 कि बच्चे आंगन में फूलों की रंगोली बनाते हैं। इसके आगे आपको सूरज का चित्र बनाना है। ख है इसमें, महाबली ने 52 अवतार से कौन सा वरदान जो है मांगा था। तो फर्स्ट है इसमें ओणम के त्योहार में भाग लेने का, 3 पग भूमि देने का, अपनी प्रजा को सुखी संपन्न देखने का, या अपनी प्रजा को मिलने के लिए धरती पर आने का। तो इसका आंसर हो जाएगा 4 कि महाबली ने वामन जी से मांगा था कि मैं साल में एक बार अपनी प्रजा से मिलने के लिए धरती पे आ सकता हूं। नेक्स्ट है ग, तिरुवनम के दिन आंगन में बनाई गई कलाकृतियां महाबली के चले जाने के बाद ही हटा दी जाती हैं, क्योंकि फर्स्ट है महाबली की पूजा केवल 3 दिन ही होती है। तीसरे दिन महाबली पाताल लोक लौट जाते हैं। उनका राज्य पाताल, पृथ्वी और स्वर्ग तीनों जगह फैला हुआ था। कलाकृतियों का सौंदर्य 3 दिन से अधिक नहीं रहता। इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 2 तीसरे दिन महाबली पाताल लोक लौट जाते हैं। ठीक है, अब है मिलान करो। प्रश्न दूसरा है स्तंभ क का स्तंभ ख से मिलान कीजिए। तो सबसे पहले देखो, पहले है पुलक्कम। ये क्या होता है? इसका मतलब होता है फूलों, पत्तियों तथा तरह तरह के सूखे रंगों से भूमि पर बनाई गई रंगोली। इसे अल्पना आदि नामों से भी जाना जाता है। ठीक है, फिर है द्रोण पुष्प। आया था ना पाठ में जब हम पढ़ रहे थे द्रोण पुष्प। तो ये क्या होता है? इसे गोफा, गुमा जैसे नामों से भी जाना जाता है। यह औषधीय पुष्प वर्षा ऋतु में फलता फूलता है। इसके पौधों की गांठों पर सफेद फूलों के गुच्छे होते हैं। इसे क्या कहते हैं? द्रोण पुष्प। फिर है तलपंतुकली। ये है कहाँ पे मैच है? इसका मैच है यहाँ पर। इस खेल में नारियल के पत्तों से बनी गेंद, जिसे स्थानीय भाषा में पंथु कहा जाता है, एक दल के खिलाड़ियों द्वारा अपने सिर के ऊपर से फेंकी जाती है और दूसरे दल के खिलाड़ी उसे लपक कर पकड़ते हैं। तो ये एक तरीके का गेम है। उसके बाद है किलन तट्टुकली। इसका है मतलब इस खेल में भूमि पर आयताकार आकृति बनाई जाती है, जिसे लंबाई में पंक्तियां खींचकर 5 भागों में विभाजित किया जाता है। विभाजित यानी कि बांटा जाता है। सभी खिलाड़ियों में से एक खिलाड़ी को किली की भूमिका दी जाती है। उसके बाद है केकोट्टिकली। यह तिरुवतिराकली नृत्य रूप का दूसरा नाम है। इस नृत्य में हाथ द्वारा ताली बजाकर ताल देने का विशेष महत्व है। यह नृत्य मुख्यतः महिलाओं द्वारा किया जाता है। फिर है त्रिविक्रम। तीनों लोगों को जीतने वाला यानी कि भगवान विष्णु। ठीक है, तो इसको इस तरीके से आपको मैच करना है। नेक्स्ट है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। प्रश्न का है ओणम के भोज में कौन कौन से भोज्य पदार्थ बनाए जाते हैं? किसी एक भोज्य पदार्थ के बारे में विस्तार से लिखिए। तो ओणम के भोज में चावल, सब्जियां, खीर, पापड़ और कई प्रकार के स्वादिष्ट फल बनाए जाते हैं। खीर के बारे में खीर चावल, दूध और चीनी से बनाई जाती है। इसमें कभी कभी सूखे मेवे भी डाले जाते हैं। खीर मीठा और स्वादिष्ट पकवान होता है, जिसे त्योहारों पर विशेष रूप से बनाया जाता है। ठीक है, आप चाहे अपने तरीके से जैसे आप खीर बनाते हैं वो भी विधि लिख सकते हैं। प्रश्न खा देखते हैं। आपके राज्य में कौन से त्योहार विशेष रूप से मनाए जाते हैं? उन त्योहारों की कौन सी बात ओणम से मिलती जुलती है? यहाँ लिखना है। इसका आंसर है मेरे राज्य में दीपावली, होली और रक्षाबंधन जैसे त्योहार विशेष रूप से मनाए जाते हैं। इन त्योहारों और ओणम में यह समानता है कि सभी त्योहारों पर लोग अपने घरों को सजाते हैं, अच्छे भोजन बनाते हैं और परिवार के साथ खुशियां मनाते हैं। प्रश्न ग है ओणम में गाए जाने वाले लोकगीत में महाबली के शासन की किन विशेषताओं का उल्लेख है? आंसर देखते हैं इसका। लोकगीत में बताया गया है कि महाबली के शासन में सभी लोग समान थे, कोई भी ऊंच नीच नहीं थी। ठीक है, तो क्या थे? सभी समान थे। कहीं भी दुख, दरिद्रता, डाका, धोखा या छल कपट नहीं था। हर जगह प्रेम और प्रसन्नता का वातावरण था। प्रश्न घ है पाठ में आए किस उल्लेख के आधार पर कहा जा सकता है कि महाबली अपनी प्रजा से बहुत ही प्रेम करते थे? तो इसका आंसर देखते हैं। महाबली ने भगवान विष्णु से वरदान मांगा कि वे वर्ष में एक बार अपनी प्रजा से मिलने के लिए धरती पर आ सके। यह उनकी अपनी प्रजा के प्रति गहरे प्रेम को दिखाता है। प्रश्न डा है पाठ में आई किन बातों से पता चलता है कि प्रकृति भी ओणम के स्वागत की तैयारी कर रही है? तो इसका आंसर देखते हैं। में सहाय पर्वत के पीछे जब सूरज निकलता है तो पश्चिमी तट पर समुद्र की लहरें चमकने लगती हैं
और समुद्र तट की रेत के कण दमकने लगते हैं। हल्की हल्की बयार की झोंकों से नारियल के पेड़ के पत्ते लहलहाने लगते हैं। नदी का निर्मल और स्वच्छ जल वातावरण को सुंदर बना देता है। तरह तरह के चहचहाते पक्षी आसमान में उड़ते हुए अटखेलियां करते हैं। रंग बिरंगी तितलियां खिले फूलों पर मंडराती दिखाई देती हैं। ऐसा लगता है मानो प्रकृति केरल वासियों के महोत्सव ओणम के स्वागत की पूरी तैयारी कर चुकी है। तो यानी इन सबको देख के पता लगता है कि प्रकृति अपनी तैयारी कर चुकी है। नेक्स्ट है मधुस्मृति। इसमें फर्स्ट है, अपने घर के बड़ों से बातचीत करके पता लगाइए कि वे अपने जीवन के बीते हुए किन किन अवसरों को याद करके प्रसन्न होते हैं। यानी उनके जीवन में जो पहले हो चुका है, कुछ ऐसी घटना जिसे याद करके वो बहुत खुश होते हैं, वो आपको पता लगाना है। उन बातों को अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। फिर वो जो भी बताते हैं वो आपको अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। मेरे घर के बड़े लोग अपने बचपन की खेल कूद की बातें, पुराने त्योहारों की धूमधाम और परिवार के साथ बिताए गए समय को याद करके प्रसन्न होते हैं। आप यहाँ पे कुछ और भी बातें लिख सकते हैं, आप अपनी लिख सकते हैं जो आपने पूछी है। ठीक है, ये मैंने थोड़ा एग्जाम्पल के रूप पे आपको बता दिया। प्रश्न दूसरा है ये, आपके घर के सदस्य आपकी किन बातों से प्रसन्न होते हैं, वे आपकी प्रसन्नता के लिए क्या क्या प्रयास करते हैं, आप उनके प्रति आभार कैसे व्यक्त करते हैं, ये बताना है आपको। तो इसका मतलब है कि अगर आप जैसे आपके घर के लोग आपको खुश करने के लिए क्या क्या करते हैं, ठीक है, और वो आपकी प्रसन्नता के लिए, आपकी खुशी देने के लिए क्या क्या चीजें करते हैं, वो आपको बताना है। और आप उनके प्रति कैसे थैंक यू बोलते हैं या अपना आभार कैसे प्रकट करते हैं, आपको वो लिखना है। जैसे यहाँ पे आंसर देखते हैं, मेरे घर के सदस्य मेरी पढ़ाई में सफलता, अच्छे व्यवहार और मेरी कोशिशों से प्रसन्न होते हैं। वे मेरी प्रसन्नता के लिए मुझे घुमाने ले जाते हैं, स्वादिष्ट खाना बनाते हैं और मुझे प्यार करते हैं। मैं उनके प्रति आभार प्रकट करने के लिए उनका कहना मानता या मानती हूँ, उनका सम्मान करता हूँ और उन्हें धन्यवाद देता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब है हमारे देश के नृत्य यानी कि डांस फॉर्म। आइए अपने देश के विभिन्न राज्यों के शास्त्रीय और लोक नृत्यों की पहचान करते हैं। तो यहाँ देखो अलग अलग कॉस्ट्यूम है और अलग अलग डांस यहाँ पे दिखाए गए हैं। तो इन डांस के नाम भी है और कौन से राज्य में डांस किया जाता है या वहाँ का ये कौन सा फेमस डांस है यहाँ पे वो भी बताना है, राज्य का नाम। जैसे ये फर्स्ट पे है भरतनाट्यम, ये कहाँ किया जाता है, ये किया जाता है तमिलनाडु में। ये वहाँ का स्टेट डांस है। ठीक है, कहाँ का, तमिलनाडु का। क्या नाम है, भरतनाट्यम। दूसरा डांस है कथक, ये कहाँ होता है, ये होता है उत्तर प्रदेश में। कथकली ये है केरल का डांस। उसके बाद है मोहिनी अट्टम, फर्स्ट पे ये वाला, ये कहाँ, ये भी केरल में किया जाता है। ओडिसी ये ओडिशा का डांस है। लावनी ये महाराष्ट्र में किया जाता है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट है बिहू, बिहू डांस किया जाता है आपका असम में। भांगड़ा पंजाब में किया जाता है। उसके बाद है गरबा, गुजरात में किया जाता है। कालबेलिया राजस्थान में। और छऊ डांस किया जाता है पश्चिम बंगाल में भी, झारखंड में भी और उड़ीसा में भी। ठीक है, आप सबकी कॉस्ट्यूम देख सकते हैं, सबकी अलग अलग है, डांस मूवमेंट अलग है। ठीक है, तो ये अलग अलग राज्यों में किया जाता है। नेक्स्ट है देश हमारा एक, रंग इसके अनेक। इसके आंसर देखते हैं अब। पाठ में आई उस पंक्ति को चिन्हित करके लिखिए जिससे पता चलता है कि ओणम खेतों की उपज से जुड़ा त्योहार है। इसका आंसर है किसान उपज काट चुके हैं और खलिहानों में धान भरे हैं। तो इस लाइन से हमें पता चलता है कि जो ये ओणम त्योहार है ये किससे जुड़ा है, ये हमारे खेतों की उपज से जुड़ा हुआ त्योहार है। प्रश्न दूसरा है, कक्षा में 5-5 विद्यार्थियों का समूह बनाकर आपस में चर्चा कीजिए और पता लगाइए कि हमारे देश में खेतों की उपज से जुड़े और कौन कौन से त्योहार हैं। जैसे ऐसे त्योहारों की सूची भी तैयार कीजिए। तो आपको बताना है कि हमारे देश में जो खेती से जुड़े हुए उनके ऊपर, उन खेती को लगाने से, काटने से लेकर तक जो भी त्योहार मनाए जाते हैं उनके आपको नाम लिखने हैं। जैसे यहाँ आंसर है खेतों की उपज से जुड़े त्योहारों की सूची कुछ इस प्रकार है। पोंगल, मकर संक्रांति, वैसाखी, लोहड़ी, ओणम, फुलदई और बिहू, ये ऐसे त्योहार है जो किससे जुड़े हैं, जो हमारी खेती की उपज से जुड़े त्योहार हैं। प्रश्न तीसरा है, उपज से जुड़े निम्नलिखित त्योहार भारत के किन किन राज्यों में मनाए जाते हैं, उनके नीचे दिए गए रंगों द्वारा उन्हें मानचित्र में दर्शाइए। तो आपको ये मानचित्र यानी कि मैप में दिखाना है। जैसे फर्स्ट पे है ओणम, जहाँ पे ओणम त्योहार मनाया जाता है वहां आपको पीला कलर करना है।
लोहड़ी जहाँ मनाई जाती है वहां पे लाल कलर करना है। पोंगल में हरा कलर करना है। जहाँ साकेन त्योहार मनाया जाता है वहाँ नीला कलर करना है। बिहू जहाँ मनाया जाता है भूरा। छठ पे नारंगी और फुलदेई जहाँ मनाया जाता है वहां आपको गुलाबी कलर करना है। तो इसका आंसर है, देखो यहाँ रंगों का उल्लेख आप अपने मानचित्र के अनुसार कर सकते हैं। उत्तर लिखने के लिए राज्यों के नाम दिए जा रहे हैं। जैसे ओणम कहाँ मनाया जाता है, ये मनाया जाता है केरल, तो यहाँ पे पीला कलर करा है। लोहड़ी पंजाब में मनाया जाता है, तो उसके लिए कौन सा बताता है, लाल कलर, ये रहा यहाँ पे। पोंगल तमिलनाडु में मनाया जाता है, यहाँ पे है हमारा तमिलनाडु हरे कलर में। साकेया साकेन कहाँ मनाया जाता है, ये सिक्किम में मनाया जाता है, नीले कलर से यहाँ देखो। बिहू असम में मनाया जाता है, ये रहा असम भूरे कलर में। छठ ये बिहार झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है, तो यहाँ पे नारंगी कलर किया हुआ है। फुलदेही उत्तराखंड में मनाया जाता है, जहाँ पे गुलाबी कलर है। तो इस तरीके से मैप में आपको कलर करने थे, ठीक है। नेक्स्ट है शब्दों का चमत्कार। प्रश्न पहला है, पाठ में आए कुछ वाक्यों के अंश नीचे लिखे हैं, इन्हें ध्यान से पढ़िए। हल्की हल्की बयार की झोंकी, ऊंचे ऊंचे दीपदान, नन्हे नन्हे सफेद द्रोण पुष्प। इन वाक्यांशों में हल्की, ऊंचे और नन्हे शब्दों को 2 बार प्रयोग किया गया है, जैसे हल्की हल्की, ऊंचे ऊंचे और नन्हे नन्हे। इन शब्दों का एक बार प्रयोग करके पढ़ते हैं, जैसे हल्की बयार की झोंकी, ऊंचे दीपदान, नन्हे सफेद द्रोण पुष्प। अपने सहपाठियों से चर्चा कीजिए कि विशेषता बताने वाले शब्दों का एक साथ 2 बार प्रयोग करने से वाक्य में किस प्रकार का विशेष प्रभाव उत्पन्न होता है। तो आपको बताना है कि जब जैसे कि यहाँ पे 2 बार लिखा है और फिर हम नीचे 1 बार लिखा है, तो आपको बताना है कि कैसा इसमें अलग प्रभाव आता है जब हम कोई सी भी विशेषता बताने वाले शब्दों का 2 बार प्रयोग करते हैं। और आप भी ऐसे कुछ वाक्य लिखिए। तो इसका आंसर देखते हैं। विशेषता बताने वाले शब्दों को 2 बार प्रयोग करने से वाक्य में मधुरता आती है, लय और गहराई का अनुभव होता है। इससे भावनाएं अधिक सुंदर और प्रभावशाली बनती हैं। कुछ उदाहरण है, मीठी मीठी बूंदें बरसने लगी हैं, सुनहरे सुनहरी धूप फैल गई है, मीठे मीठे गीत गूंजने लगे हैं, चुपचाप हवा बहने लगी, सुंदर सुंदर फूल खिले हैं। तो इस तरीके से आपको ये लिखना है। प्रश्न दूसरा है, नीचे दिए गए वाक्यों में रेखांकित शब्दों पर ध्यान दीजिए। प्रश्न का है इसमें, पूर्व दिशा में सहे पर्वत के पीछे से जब सूरज निकलता है तो पश्चिमी तट पर समुद्र की लहरें चमकने लगती है। तो इसका आंसर क्या है, देखो चमकना, मंडराना और थमना। अच्छा खा भी पढ़ते हैं। रंग बिरंगी तितलियां फूलों पर मंडराती दिखाई देती हैं। ग है, वर्षा के बादल छटते ही ठंडी ठंडी तेज हवाएं थम जाती है। उपयुक्त वाक्यों में चमकना, मंडराना और थमना शब्दों का प्रयोग करते हुए अपनी लेखन पुस्तिका में वाक्य बनाइए। अब आपको इनसे वाक्य बनाने हैं, किस किस से, चमकना से, मंडराना से और थमना से। तो फर्स्ट है, समुद्र की लहरें सूर्य की रोशनी में चमकने लगी हैं। रंग बिरंगी तितलियां बगीचे के फूलों पे मंडराने लगी हैं। उसके बाद है, बारिश के बादल ठंडी हवाएं धीरे धीरे थम गई हैं। बारिश के बाद ठंडी हवाएं धीरे धीरे थम गई है। ठीक है, इस तरीके से आपको वाक्य बनाने हैं। आप चाहे अपनी मर्जी से भी यहाँ पे वाक्य बना सकते हैं। प्रश्न तीसरा है, इस पाठ में आए विशेषता बताने वाले शब्दों यानी कि विशेषण। विशेषण क्या होते हैं, ये ऐसे वो शब्द होते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। तो उनको छांटकर आपको लिखना है, उनका वाक्य में प्रयोग भी करना है। जैसे सफेद द्रोण पुष्प, बच्चे मूर्तियों को सफेद द्रोण पुष्प से सजा रहे थे। अब इनका आंसर देखते हैं। विशेषण है, यहाँ पे है वाक्य। पहला विशेषण है सफेद, तो आंगन में सफेद द्रोण पुष्प बिखरे थे। हल्की, हल्की बयार बच्चों को बहुत भाई। ऊंचे, मंदिर में ऊंचे दीपदान सजे थे। नन्हे, नन्हे बच्चों ने फूल बटोरने शुरू किए। रंग बिरंगी तितलियां बहुत सुंदर दिख रही थी। ठंडी ठंडी हवाएं बहुत सुहानी लगी। नेक्स्ट है प्रश्न चौथा, केरल की मुख्य भाषा मलयालम है। तो केरल की भाषा क्या है, यहाँ पे बोली जाती है मुख्य रूप से मलयालम। इस शब्द को उलट कर पढ़े तो भी है मलयालम ही पढ़ा जाएगा। और ऐसे और भी शब्द हैं जो आगे पीछे से पढ़ने में एक समान रहते हैं, जैसे सरस और जहाज। आप भी ऐसे 5-5 स्टोरियों में से और शब्द खोजिए। जैसे यहाँ कुछ ऐसे शब्द हैं, जैसे कड़क, इसको चाहे आगे से पढ़ो या पीछे से पढ़ो, दोनों को एक ही जैसा पढ़ा जाएगा। कड़क, रबर, नयन, मदम,
कसक। ओके, नेक्स्ट है ओणम पर गाया जाने वाला लोकगीत। तो जब ओणम का त्योहार मनाते हैं केरल वासी तो एक लोकगीत गाते हैं, तो वहां पे ये लोकगीत लिखा हुआ है। मलयालम लोकगीत का हिंदी रूप, तो ये बेसिकली वहां पे मलयालम भाषा में गाया जाता है, लेकिन यहाँ पे हिंदी रूप इसका दिखाया गया है। तो चलिए पढ़ते हैं इसे। महाबली के राज में सब जन एक समान, दुख दरिद्रता का नाम नहीं, डाका नहीं, धोखा नहीं, झूठे वचन कोई नहीं, जाली तराजू नहीं, नाप में कमती नहीं, छल कपट का प्रपंच नहीं, हर कहीं प्रेम प्रसन्नता छा रही। और ये नीचे मलयालम में भी लोकगीत यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब है त्योहार और सामूहिकता। इसमें प्रश्न पहला है, इस पाठ को पुनः पढ़िए और उन पंक्तियों को चिन्हित कीजिए जिससे ये भाव निकलता है कि त्योहार मिलजुल कर मनाए जाते हैं। इसका आंसर है त्योहार मिलजुल कर मनाए जाने की पंक्तियां हैं। प्रत्येक वर्ग के लोग अपनी चिंताओं और दुख दर्द को भूलकर बहुत धूमधाम से इस पर्व को मनाते हैं। सेकंड है, हर कोई मिलजुल कर ओणम का त्योहार मनाता है। थर्ड है, सभी लोग ओणम मनाने की तैयारियों में जुट जाते हैं। तो इन पंक्तियों से पता लगता है कि ये कैसे मनाते हैं, सारे लोग इसे मिलजुल कर बनाते हैं। प्रश्न दूसरा है, आपके विद्यालय में वन महोत्सव का आयोजन किया जाना है। इस आयोजन का संपूर्ण उत्तरदायित्व आपकी कक्षा को दिया गया है। तो आपके स्कूल में वन महोत्सव मनाया जा रहा है और आपकी क्लास को इसका पूरा आयोजन को संभालना है। प्रश्न क है इसमें, सभी सहपाठी मिलकर योजना बनाई कि वन महोत्सव के आयोजन हेतु क्या क्या किया जाएगा। तो इसका आंसर है वन महोत्सव आयोजन योजना कैसे बनानी है, आपको क्या क्या करना है। सभी सहपाठी मिलकर स्कूल में पौधारोपण अभियान चलाएंगे। छोटे छोटे पौधों को स्कूल परिसर में लगाया जाएगा। पौधों की देखभाल के लिए जिम्मेदारी तय की जाएगी कि कौन पौधों की जिम्मेदारी रखेगा। पोस्टर बनाकर वृक्षारोपण का महत्व बताया जाएगा। भाषण, कविता पाठ और नाटक का आयोजन किया जाएगा। शिक्षक और व अभिभावकों को आमंत्रित किया जाएगा। प्रश्न ख है, वन महोत्सव में अभिभावकों को आमंत्रित करने के लिए एक आमंत्रण पत्र लिखिए। तो आपको एक लेटर लिखना है जिसमें आपको ये बताना है कि आपके स्कूल में वन महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, तो आप सभी अभिभावकों को ये पत्र लिखेंगे। तो आमंत्रण पत्र है, आदरणीय अभिभावकगण सादर आमंत्रण। इससे पता लगता है कि आप किसी चीज के लिए इन्विटेशन दे रहे हैं। हमारे विद्यालय में वन महोत्सव का आयोजन दिनांक जो भी तारीख होगी वो लिखेंगे। को प्रातः कितने बजे किया जा रहा है यहाँ लिखेंगे। इस अवसर पर वृक्षारोपण, नाटक, कविता पाठ व अन्य कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। आप सभी सपरिवार आमंत्रित हैं। आइए वृक्षारोपण पर प्रकृति को संवारने का अपना योगदान दें। फिर आप लिखेंगे स्थान की कहाँ पे ये वन महोत्सव किया जा रहा है ऑर्गेनाइज, दिनांक लिखेंगे कौन से दिन, समय लिखेंगे, सादर यहाँ पे नाम लिखेंगे, कक्षा के विद्यार्थी कौन सी कक्षा के विद्यार्थी हैं, तो आप ये लिखेंगे यहाँ पे 4th क्लास। नेक्स्ट है प्रश्न तीसरा, दिए गए स्थान पर पूकलम या रंगोली बनाइए। तो आपको रंगोली बनानी है। यहाँ पे एक चित्र दिया गया है, आप अपनी मर्जी से जो भी आपको अच्छी लगती है वो रंगोली यहाँ पे बनानी है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे आपको एक चित्र यहाँ पे दिया गया है। प्रश्न 4th है, आप अपने विद्यालय में आयोजित उत्सवों में किस प्रकार योगदान देते हैं वो बताइए। मैं विद्यालय के उत्सव में भाषण, कविता पाठ, नाटक और नृत्य में भाग लेता हूँ। सजावट, पोस्टर बनाने, अतिथियों का स्वागत करने में सहायता करता या करती हूँ। उत्सव के दौरान साफ सफाई और व्यवस्था बनाए रखने में भी अपना योगदान देता या देती हूँ। ठीक है, नेक्स्ट है ये भी जानिए, नीचे दिए गए बिंदुओं के आधार पर केरल के बारे में अध्यापकों और पुस्तकालयों की सहायता से कुछ जानकारी जुटाइए। जैसे केरल के बारे में आपको जानकारी लेनी है। केरल का जो शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, कथकली और मोहिनीअट्टम है। केरल में जो भाषा बोली जाती है, वहाँ की जो राज्य भाषा है वो है मलयालम। परिधान वस्त्र, पुरुष पहनते हैं मुंडू और महिलाएं कसवू साड़ी। मुख्य वहाँ की फसल है धान यानी चावल, नारियल और रबर। राजधानी है तिरुवनंतपुरम। त्योहार है ओणम, विशु, त्रिशूरपुरम। सीमांत प्रदेश यानी कि जो यहाँ पे केरल है उससे लगते हुए कौन कौन से और राज्य हैं, तो कर्नाटक, तमिलनाडु और लक्षद्वीप समुद्र। ठीक है, एक तरफ समुद्र लगता है। प्रश्न दूसरा है, वामन शब्द का प्रयोग सामान्यतः छोटे कद के व्यक्तियों के लिए किया जाता है। महाबली ने संभवतः विष्णु के वामन रूप को देखते हुए ही उन्हें 3 पग की भूमि दान देने का निर्णय किया होगा। हम भी किसी भी शारीरिक रंग रूप को देखकर उसकी क्षमता के बारे में विशेष धारणा बना लेते हैं जो हमेशा सही नहीं होती। तो हम ये देख लेते हैं कि कोई इंसान
जैसे देख नहीं सकता तो हम कहेंगे ये ऐसा काम कर ही नहीं सकता। अगर कोई ऐसा इंसान है जो चल नहीं सकता तो हम क्या धारणा बना लेते हैं, अरे ये तो कभी दौड़ ही नहीं सकता। ठीक है, तो ऐसी हमें धारणा नहीं बनानी चाहिए किसी को भी देख के। तो कुछ ऐसे व्यक्तियों के बारे में पता कीजिए और उनकी एक सूची बनाइए जिन्होंने अपनी शारीरिक अक्षमताओं को पीछे छोड़ते हुए एक बड़ी उपलब्धि प्राप्त की। तो ऐसे कौन कौन से लोग हैं? शारीरिक अक्षमता के बावजूद भी बड़ी उपलब्धि पाने वाले व्यक्तियों की सूची है। सबसे पहले स्टीफन हॉकिंग, प्रसिद्ध भौतिक शास्त्री हैं, ALS रोग से ग्रसित, तो ये इस रोग से ग्रसित है। हेलन केलर, दृष्टिहीन और श्रवण बाधित होते हुए भी शिक्षा और समाज सेवा में योगदान दिया उन्होंने। उन्हें दिखाई भी नहीं देता, सुनाई भी नहीं देता। दीपा मलिक है, पैरा ओलंपिक में पदक विजेता। सुधा चंद्रन है, कृत्रिम पैरों के सहारे प्रसिद्ध नृत्यांगना, बहुत अच्छी डांसर है ये। ठीक है, इनके दोनों पैर नहीं है, इन्होंने नकली लगवा के, फिर भी ये कौन सी बहुत अच्छी डांसर है। निक विजुकिक, बिना हाथ पैर की मोटिवेशनल स्पीकर। कौन है ये मोटिवेशनल स्पीकर है? इनके दोनों हाथ भी नहीं है, पैर भी नहीं है। ओके, नेक्स्ट है। तो इसके साथ ही आपका चैप्टर नंबर 8 कंप्लीट हो जाता है। अगर इसमें कोई डाउट है आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और भी सारी वीडियो, और भी चैप्टर्स की वीडियो और बुक्स की वीडियो इस चैनल पे डाली हुई है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वो जाके भी आप चेकआउट कर सकते हैं। तो इस चैप्टर में कोई डाउट है तो आप जरूर कमेंट करिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करिए। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।